हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। मेडाइवल हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम आज विजयनगर एम्पायर डिस्कस करेंगे। विजयनगर एम्पायर से पहले हम बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। दिल्ली सल्तनत हमारा कल ख़त्म हुआ, तो इस वीडियो में हम विजयनगर एम्पायर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सारे चारों डायनेस्टी के बारे में देखेंगे, जैसे संगमा, शुलुवा, तुलुवा एंड अराबिदु। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, सोसाइटी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम धीरज है और आप फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। आपको सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सबका नाम एनसीईआरटी जोन से ही है और व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम भी आप कर सकते हो मुझे डायरेक्टली, और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले विजयनगर एम्पायर का जो जगह है आपको दिखा दूं। ये साउथ इंडिया में फैला हुआ था, और ये साउथ इंडिया में इसका देख रहे हो, जो इसका जब कृष्णदेवराय राज कर रहे थे उस समय विजयनगर एम्पायर का ये लेंथ था, लेंथ एंड ब्रेथ। तो विजयनगर एम्पायर में जो जगह है वो इम्पोर्टेंट है। जो रिवर बहुत फेमस है, क्योंकि रिवर को अभी जान लेना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब डिस्कस करेंगे तो इसमें समझोगे कि रिवर कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इनके प्रोस्पैरिटी में और इवन कॉन्फ्लिक्ट में भी। तो तुंगभद्रा रिवर है, कृष्णा रिवर है और गोदावरी। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा यहाँ पे आपको पता है। तुंगभद्रा और कृष्णा का द्वाब है, द्वाब जिसको रायचूर द्वाब बोलते हैं। द्वाब होता है ना, दो रिवर के बीच के स्पेस को बोलते हैं द्वाब, ये स्पेस को द्वाब। तो ये बहुत फर्टाइल होता है। तो जैसे ही फर्टाइल ज़मीन होगा तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है, अगर कोई आपस में कोई दूसरा आसपास में हो। तो यहाँ पे थे बहमानी सल्तनत। बहमानी सल्तनत से हमेशा इसका लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। अब क्वेश्चन होता है कि विजयनगर एम्पायर आया कब, क्या चल रहा था उस घर। भाई आपको पता है तुगलक डायनेस्टी में ये सारा आता था। तुगलक डायनेस्टी के समय में ऑलमोस्ट, तो तुगलक के समय में जब मोहम्मद बिन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 के आसपास थे। तो वहाँ पे उनकी पॉलिसी, जैसे जो उनकी 5 पॉलिसी थी, उसको लेके बहुत बार रिवॉल्ट हो गया था। तो उसको रिवॉल्ट होने के कारण में 1336 में एक नया अम्पायर बना, विजयनगर अम्पायर, और एक और नया अम्पायर बना 1341 से 47 के बीच में। कौन बना? बहमानी अम्पायर। तो अब दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइमलाइन में बने, तो दोनों के बीच हमेशा इशू तो होगा ही होगा, तो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर ये फिगर और आपको दिखा दे, इसका हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगा। देखो, जो बहमानी एम्पायर था ना, वो 5 अलग अलग सुल्तानों में बटा हुआ था। मेन 5 था। अगर पांचों मिल जाते हैं एक समय तो फिर वो विजयनगर एम्पायर को हरा दिए 1565 ईस्वी में। तो 5 किंगडम कौन थे? वेरार, अहमदानगर, विदार, गोलकोंडा और बीजापुर। क्लियर? तो हम समझ गए। अब हम डिस्कस करते हैं। अब जब इस फिगर की जरूरत पड़ेगी तो हम बैक होंगे। अब डिस्कस करते हैं विजयनगर एम्पायर किंगडम की बात करें तो सिटी का जो फाउंडेशन हुआ था, इवन किंगडम और विजयनगर सिटी दोनों का एस्टैब्लिशमेंट किया हरिहर और बुक्का ने। क्लियर है ना? हरिहर और बुक्का किसका सन था? संगम का सन था, इसलिए उन्होंने अपनी डायनेस्टी का नाम रखा संगम डायनेस्टी। देखो, विजयनगर एम्पायर जो था 4 डायनेस्टी में बटा हुआ था। 4 डायनेस्टी में कौन कौन थे? सबसे पहले आते थे संगम। संगम डायनेस्टी वाले जो थे वो 1336 से लेके 1485 तक रहे। 1336 से लेके 1485 तक रहे हुए संगम डायनेस्टी। उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है सलुवा डायनेस्टी। सलुवा डायनेस्टी ऑलमोस्ट 20 साल रहती है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट राजा आते हैं, जैसे देवराय 2 इंपॉर्टेंट होते। उसके बाद आते हैं, सॉरी, संगम में ही देवराय 2 होते। सलुवा में कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, सलुवा नरसिम्हा फाउंडर थे। उसका तुलुवा के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कृष्णदेवराय आते हैं। उसके बाद अराविदु नाम का था, बस। क्लियर है ना? तो 2 डायनेस्टी बहुत फेमस है जो कि एक फाउंड किया जिसका नाम है संगम, और एक है तुलुवा डायनेस्टी। और सलुवा अराविदु बस नाम के डायनेस्टी है। क्लियर? तो विजयनगर किंगडम इन डेक्कन में फैला हुआ था। साउथ ऑफ द बहमानी किंगडम हमने देखा, बहमानी किंगडम ही है, बहमानी किंगडम के साउथ में फैला हुआ है। अब विजयनगर पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट डायनेस्टी, जिसका नाम है संगम, सलुवा, तुलुवा, अराविदु। क्लियर है? चारों डायनेस्टी का हम टाइमलाइन देख चुके हैं। संगम डायनेस्टी का 1336 से 1485,
सलुवा का 1485 से 1505 कोई काम नहीं किया। तुलुवा 1505 से 1570 वीर नरसिम्हा फाउंडर थे, लेकिन कृष्णदेवराय सबसे इम्पोर्टेंट थे। तिरुमाला अराविडू के फाउंडर थे, नाम के थे, बस कुछ कोई पावर नहीं था। तो सबसे पहले बात करते हैं, हरिहर एंड बुक्का ने फाउंड किया 1336 ईस्वी में इस राज्य को, विजयनगर को। विजयनगर बहमानी कॉन्फ्लिक्ट था, बिगिन विद द फाउंडेशन ऑफ द किंगडम। ऑब्वियसली बहमानी किंगडम जैसे ही फाउंड हुआ 1347 में, ये पहले हो चुका था, ऑलमोस्ट 10 साल पहले हो चुका था। जैसे ही दोनों आए, दोनों में कन्फ्लिक्ट होना जरूरी था, क्योंकि दोनों के बीच जो बाउंड्री थी, बाउंड्री में डिस्प्यूट थी। सबसे पहले रायचूर दोआब रीजन था। रायचूर दोआब कौन सा रीजन है? जो ये वाला रीजन है, कृष्णा एंड तुंगभद्रा वाला रीजन, ये वाला रीजन है रायचूर दोआब। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे डेल्टा के पास कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे की कॉन्फ्लिक्ट है। तो 3 रीजन के पास दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। कौन कौन रीजन है? एक है रायचूर दोआब जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच है, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा पे कॉन्फ्लिक्ट है, मराठवाड़ा रीजन पे 3 जगह कॉन्फ्लिक्ट है। अब हरिहर एंड बुक्का थे, तो उसके बाद जो राजा बनते हैं, पहले राजा थे हरिहर 1, उसके बाद राजा बनते हैं बुक्का 1। ये वाला बुक्का 1 जब राजा बनते हैं तो बुक्का 1 स्ट्रेंथन करता है अपनी सिटी का, और अपने सिटी का नाम जो पहले विजयनगर नहीं था, उसके बाद नाम अपना रखता है यहाँ पे विजयनगर। क्लियर है ना? He restored harmony between the varying वैष्णवा एंड द जैन। देखो ये फॉलो तो करते थे वैष्णवा धर्म को, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी 2 धर्म के बीच, विष्णु वाले जी धर्म और जैन वाले थे, इन दोनों के धर्म को इन्होंने क्या किया, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट को कम किया, हार्मनी इस्टेब्लिश किया। द राइज ऑफ मालाबार, सेलोन एंड अदर कंट्री केप्ट एम्बेसडर एट द कोर्ट। देखो राय जो होते हैं ना, वो हमेशा राजा को बोला जाता है, राजा को बोला जाता था। यहाँ के राजा, मालाबार रीजन के राजा, श्रीलंका के राजा और अदर कंट्री के राजा अपने एम्बेसडर को इनके कोर्ट में रखते थे। इससे इम्पोर्टेंस पता चलती है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे हरिहर एंड बुक्का। तो अभी तक हम किस संगम डायनेस्टी के दूसरे राजा के बारे में डिस्कस करें। अब संगम डायनेस्टी के तीसरे राजा के बारे में डिस्कस करें, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हरिहर टू बुक्का 1 के सन थे, कोई काम नहीं किए थे। उसके बाद आते हैं देवराय 1 हरिहर के तीसरे बेटे थे, हरिहर 1 के तीसरे बेटे थे, सॉरी हरिहर 2 के तीसरे बेटे थे। तो देखो ज़्यादातर रिलेशनशिप आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे ऐसी चीज़ें पूछे जाएगा जो इन्होंने कुछ अलग किया था। जैसे निकोलो डी कॉन्टी किसके समय में आए थे? देवराय 1 के समय में आए थे, ये पूछ सकता है। इन्होंने इरिगेशन के लिए अच्छा काम किया, डैम वगैरह एस्टैब्लिश किए तुंगभद्रा रिवर पे, क्योंकि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे देखो भले ही रिवर वगैरह कहीं पे है, लेकिन आप वहाँ पे अच्छे से डैम कैनाल एस्टैब्लिश नहीं करोगे तो पानी वेस्ट हो जाएगा ना। तो पानी को ये कैनाल के तरह से क्या करते थे, कैनाल के मदद से जो तुंगभद्रा के अलावे इस एरिया, जैसे यहाँ इस एरिया से में पानी लाया जाता था, शहर में पानी लाया जाता था, रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पे पानी लाया जाता था थ्रू कैनाल। नेक्स्ट राजा आते हैं देवराय 2। देवराय 2 क्या थे? देवराय 1 के ग्रैंडसन थे। देवराय 1 जो है उसके ग्रैंडसन है देवराय 2, इसके ग्रैंडसन है देवराय 2। ये बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे ही राजा बनते हैं, बहमानी किंगडम का एक राजा अहमद शाह 1 इन पे अटैक कर देता है, लेकिन अहमद शाह 1 की हार होती है, और हारने के बाद इनको पे करना पड़ता है द वॉर ऑफ इंडेमिनिटी। वॉर ऑफ इंडेमिनिटी का मतलब होता है भाई आपने मेरे पे अटैक किया, लेकिन आप जीत गए तो मेरा धन लूट के चले जाओगे, लेकिन अगर आप हार गए तो वॉर में जो भी खर्चा हुआ आपको लौटाना पड़ेगा। यही यहाँ पे हो रहा है। देवराय 2 के पास अब पैसा आ गया। देवराय 2 क्या करे, अब शुरू कर दिए कि मुस्लिम कैवेलरी मैन, यानी जो घोड़सवार होते हैं, मुस्लिम घोड़सवार, उसको अपने में। तो इससे पता चलता है कितने रिलीजियस टॉलरेंस थे। क्लियर है ना कि इम्पोर्टेंट पोस्ट पे मुस्लिम को, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को रखते थे, और इवन अरब से जो लोग आते थे उनसे घोड़ा खरीदते थे अच्छा क्वालिटी का। द इंडक्शन हैज बिगिन ड्यूरिंग देवराय 1 मुस्लिम एंड ही वॉज कॉल्ड प्रौध देवराय। इनको प्रौध देवराय कहा जाने लगा। एक और नाम याद रख सकते हैं, प्रौध देवराय। किसको बोला जाने लगा? देवराय 2 को।
उनका एक इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है, वो एलिफेंट को हंट करते थे। एलिफेंट को हंट करने वाले को बोले जाएगा गजा बेतेकरा। गजा बेतेकरा, गजा बेतेकरा मतलब गज किसको बोलते हैं? हाथी को, हाथी को हंट करने वाला। श्रीलंका में भी इनका इन्फ्लुएंस था, वो हमेशा रेगुलर ट्रिब्यूट पे करते थे इनको, देवरायटू को। ही हैड लर्निंग ऑफ वीर सैविज्म, मतलब शिव भगवान के भक्त थे। इसके अलावे वो अदर रिलीजन को भी काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे। दिनदिमा इनका कोर्ट पोएट था। वेरएज श्रीनाथा वॉज गिवन द टाइटल ऑफ कवि सार्वभौमा। ध्यान देना, दो याद कर लो। दिनदिमा इनके कोर्ट पोएट थे, लेकिन इसके बाद इसके श्रीनाथा जी को, क्योंकि वो भी कवि ही थे, श्रीनाथा जी को कवि सार्वभौमा मतलब पूरे दुनिया में इनसे बड़ा कोई कवि ही नहीं है, ये वाला टाइटल होता है। अब्दुल रजाक जो कि इन्वॉय थे, शाहरुख वो भी विजिट किए थे इनके रीजन में। शाहरुख एक राजा था, उनके इन्वॉय थे, उनके एम्बेसडर थे अब्दुल रजाक विजयनगर एम्पायर में आए थे। तो यहाँ से 3 पॉइंट हमें याद रखना, 3-4 पॉइंट। प्रौध देवराय इनका नाम था, क्लियर है। गजा बेतेकरा एलिफेंट हंटर भी इनको बोलते थे इंस्क्रिप्शन में। उसके बाद दिनदिमा इनके कोर्ट पोएट थे। श्रीनाथा को इन्होंने एक टाइटल दिया, कवि सार्वभौमा मतलब सारे दुनिया में इनसे बड़ा कोई कवि नहीं, वो टाइटल है। अब्दुल रजाक इनके शाहरुख के एन्वॉय थे, वो भी विजयनगर एम्पायर में आए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी की, सलुवा डायनेस्टी। सलुवा डायनेस्टी 1486 से 1505 तक रहे। सलुवा नरसिम्हा ने सलुवा डायनेस्टी का उद्भव किया। सेकेंड जो राजा थे वो उनका नाम था तिरुमल और इमादी नरसिम्हा। तिरुमल और इमादी नरसिम्हा बोथ वेयर, ये दोनों माइनर थे, लेकिन इन दोनों के पीछे से राज कौन कर रहे थे? नरसा नायका। नायक होते थे जो मंत्री वगैरह होते थे। देखो विजयनगर एम्पायर में राय बोला जाता था राजा को, नायक नोबेल या मंत्री या मिनिस्टर जो होते थे उनको नायक बोला जाता था। वास्को डी गामा जो कि कैलीकट में आए थे, इन्हीं के समय में आए थे। किन के समय में? तिरुमल और इमादी नरसिम्हा के समय में। क्लियर है, समझ गए नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, ये दोनों बच्चा है, पीछे से कोई राज कर रहा है, इसको तो हटाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई इसको हटा ही देगा। तो हटाने आता है तुलुवा डायनेस्टी का एक राजा। तुलुवा डायनेस्टी का राजा का नाम है वीर नरसिम्हा। वीर नरसिम्हा द सन ऑफ नरसा नायका, वो भी एक मंत्री के बेटे थे, मंत्री के। बिकम द किंग आफ्टर द एसेसिनेशन ऑफ इमादी नरसिम्हा। इमादी नरसिम्हा जो था पिछले वाले में राजा नहीं था, इमादी नरसिम्हा को मार देता है, और इमादी नरसिम्हा काफ़ी समय तक रहते हैं। इमादी नरसिम्हा को मार देते हैं कौन? ये जो नरसा नायक है, देखो नरसा नायक है, रीएजेंट में काम किया। यार ये मेरे पापा के अंदर ये राजा बन के रहे, तो मेरे पापा के पास तो ज़्यादा पावर है। तो नरसा राय के बेटे को लगता है यार सारा पावर मैं क्यों ना हथिया लूँ। तो वीर नरसिम्हा जो कि नरसा नायक मतलब मंत्री के बेटे थे, उन्होंने जो राजा है उसी का एसेसिनेट कर दिया और अब खुद राजा बन जाए। सेकेंड राजा आता है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय सबसे इम्पॉर्टेंट राजा माना जाता है पूरे विजयनगर एम्पायर के, चाहे चारों डायनेस्टी की बात करें। तो अब क्या होता है, इसके मरने के बाद, वीर नरसिम्हा के मरने के बाद सलुवा तिम्मा जो कि चीफ मिनिस्टर थे, वीर नरसिम्हा के चीफ मिनिस्टर कौन थे? सलुवा तिम्मा। सलुवा तिम्मा ने सोचा कि कृष्णदेवराय जी को ही हम गद्दी पे बैठा देते हैं, क्योंकि वो वीर नरसिम्हा जी के भाई है और बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। क्लियर है ना? कृष्णदेवराय फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करते हैं, क्योंकि अब तक पुर्तगीज आ चुके हैं, तो पुर्तगीज के गवर्नर के साथ तो फ्रेंडली रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ना, क्योंकि इनको पता है पुर्तगीज आया है बिजनेस करने, बिजनेस करेगा, मेरे से टैक्स वैक्स देगा, मेरे से सामान यहाँ का बिकेगा। क्योंकि विजयनगर में बहुत बड़ा मार्केट था ना, तो यहाँ से सामान बिकता, तो फ्रेंडली रिलेशन तो एस्टैब्लिश करना ही था ना। तो इन्होंने जो वहाँ का गवर्नर था, पुर्तगीज का गवर्नर जिनका नाम था क्यू, इनसे बहुत ही डिफिकल्ट नाम है, एस्टैब्लिश किया क्या? फ्रेंडली रिलेशन। जिसके एम्बेसडर थे फ्रायर लुइस, वो विजयनगर एम्पायर में ही रहते थे। मतलब कि पुर्तगीज के जो गवर्नर थे उसके एम्बेसडर उसके जो इन्वॉय थे वो विजयनगर एम्पायर में ही रहते थे। अब कृष्णदेवराय यहाँ पे उड़ीसा को भी जीत जाते। उड़ीसा इनकी जस्ट ऊपर है, उड़ीसा जगह आप देख सकते हो।
इसमें नहीं है। हाँ, यहाँ पे उड़ीसा है, कलिंगा उड़ीसा में ही था ना, तो उसको भी हरा देते हैं कृष्णदेवराय। हाँ, गजपति किंगडम था। कृष्णदेवराय जब उड़ीसा को हराया तब उड़ीसा में कौन राज कर रहा था, किस किंगडम का, गजपति किंगडम। विजयनगर इसके बाद बहुत स्ट्रांग बन के उभरा। उन्होंने 2 महल बनाए, बहुत सारे टेम्पल उन्होंने बनाए, जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है वही दिया हुआ है। जैसे एक विजय महल उन्होंने बनाया, नाम है हाउस ऑफ विक्ट्री, विजय महल नाम से पता चलता है। हजरत रामा टेम्पल उन्होंने बनाया, विट्ठल स्वामी टेम्पल बनाया। टेम्पल के याद रखो, हजरत रामा टेम्पल, विजय महल और विट्ठल स्वामी टेम्पल। उसके बाद उन्होंने टाइटल अपने आप को लिया, जिस टाइटल का मतलब था कि रीस्टोरेशन ऑफ यावन किंगडम। यावन किंगडम को रीस्टोरेट किया, जिसका नाम था यावन राजा स्थापनाचार्य। देखो इन्होंने क्या किया, यावन राजा को फिर से रीस्टोर करवाया, रीस्टोरर ऑफ द यावना किंगडम। यावना किंगडम जो कि खत्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट, उसको रीस्टोर कराया, इसलिए उनका नाम पर उनको टाइटल मिला है यावन राजा स्थापनाचार्य। स्थापनाचार्य मतलब यावन राजा को स्थापना करवाने वाला। उसके बाद उनको एक और टाइटल था अभिनव भोज, अभिनव भोज। उसके अलावा उनको आंध्र भोज भी बोला जाता था और आंध्र पितामह भी बोला जाता था। इतना इम्पोर्टेंट, किसी को पितामह बोल रहे हो, आंध्र पितामह, आंध्र भोज, ये सब इम्पोर्टेंट टाइटल होते हैं। ही वॉज गिफ्टेड स्कॉलर, इवन वो तेलुगु संस्कृत दोनों के ज्ञाता थे। Which only 2 वर्क्स, मतलब उनके सिर्फ 2 किताब मिलती है, क्योंकि राजा राज्य करता है, उसके अलावा किताब लिखने का टाइम ही कम मिलता है ना। अमुक्ता मल्यदा उनकी एक किताब है, तेलुगु वर्क है, पॉलिटी में, मतलब तेलुगु किताब है, तेलुगु में है पॉलिटी के बारे में। और उसका संस्कृत ड्रामा है, मतलब तेलुगु में पॉलिटी के बारे में लिखे हुए हैं, जिनका नाम है अमुक्त मल्यदा। और उनका एक ड्रामा है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में है, जिसका नाम है जम्बाबाती कल्याणम, जम्बाबाती कल्याणम। क्लियर। उसके बाद हिज कोर्ट वाज अडोर्न बाय अष्टदिग्गज। आपको पता होगा अष्टदिग्गज, आपने सुना होगा। इनके कोर्ट पोएट में 8 बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे। क्लियर है ना, सबका नाम लिखो, पेदाना, तिमाया, उसका भट्टामूर्ति, धूर्जाति, मल्लान, राजू रामचंद्र, सुरोना, तेनाली रामकृष्ण। क्लियर है ना, सबका नाम। उसके बाद कृष्णदेवराय एक कंटेम्पररी थे बाबर के और मोस्ट इलस्ट्रियस रूलर ऑफ डेक्कन। दो इंसान इनके राज्य में आए थे पुर्तगीज से। कौन कौन थे, डुआर्टो बरबोसा और डोमिंगो पेस। डुआर्टो बरबोसा और डोमिंगो पेस आए थे, पुर्तगीज ट्रेवलर थे, इनके समय में आए थे। इनके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके भाई राजा बनते हैं। कृष्णदेवराय पहले ही नॉमिनेट कर दिए होते थे कि मेरा भाई अच्युत देव जो है वही राजा बनेगा। ड्यूरिंग हिज रीजन फर्नाओ नूनीज ए पुर्तगीज हॉर्स ट्रेडर विजयनगर, क्योंकि पुर्तगीज जैसे ही आगे थे, आप तो हमेशा आते रहेंगे ना, अपना ही है क्योंकि बगल में आ गए होंगे ना। तो इनके समय में फर्नाओ नूनीज जो कि एक पुर्तगीज हॉर्स ट्रेडर है, इनके समय में है। उसके बाद राजा पे आते हैं बेनकाता वन और सदाशिव राय। ध्यान देना, सदाशिव राय बहुत कठिन समय का सामना करते हैं, देखना। बेनकाता वन, फिर सदाशिव राय वन। रियल पावर वाज एक्सरसाइज बाय राम राजा या राय बोल सकते हैं, और उसके 2 ब्रदर। तो सारा पावर अब किसके हाथ में है, राम राजा के हाथ में। द 5 सक्सेसर स्टेट ऑफ द बहमानी, अब बहमानी किंगडम से रहा नहीं गया, क्योंकि वो 5 किंगडम क्या कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, आपस में लड़ने लगे, अलग अलग हो गए। तो जैसे ही कोई अलग होता है तो कोई आराम से हरा जाता है। अब 5 एक मिल गए, तो उसने राम राया की, देखो जो यहाँ पे माना राजा ये थे, लेकिन जो सारा पावर था ना राम राजा के पास था, क्योंकि राम राजा पता है क्या उनकी डिप्लोमेसी थी कि फूट डालना, मतलब वो बहमानी किंगडम के 5 किंगडम जो थे उसमें आपस में फूट डाल के अपना डिप्लोमेसी चलाते थे। लेकिन जैसे ही इनकी डिप्लोमेसी के बारे में पता चल गया तो एक लड़ाई होती। द 5 सक्सेसर स्टेट ऑफ द बहमानी एम्पायर वर डिवाइडेड थ्रू राम राजा डिप्लोमेसी। द बैटल ऑफ तालीकोटा, मतलब इनकी डिप्लोमेसी अब खतरे में आ गई। बैटल ऑफ तालीकोटा होता है, जिसको हम बैटल ऑफ राक्षसा तनगारी भी बोलते हैं।
ये 1565 में होता है। राम राजा वॉज टेकन प्रिजन, राम राजा को प्रिजन में डाल दिया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूट मार भी दिया जाता है। किसके द्वारा? हसन निजाम शाह के द्वारा। इसके बाद विजयनगर जो सिटी की बहुत दुर्दशा कर देती है, मतलब बहुत पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। सीजर फ्रेडरिक अब पुर्तगीज ट्रैवल है, वो विजिट करते हैं विजयनगर पार्क को, उसके जस्ट बाद वो बताते रहते हैं। वो बोलते हैं कि सदाशिव राय के समय विजिट करते हैं, वो बोलते हैं कि एकदम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है विजयनगर एम्पायर को। किसने किया? किस लड़ाई में? बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोटा मैं बताता हूँ कहाँ पे हुआ था। ये है बैटल ऑफ तालीकोटा, मैंने बताया था बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ 1565 में, यहीं पे हुआ। इसमें एक तरफ मिल गए हैं पांचों, बेदार, अहमदाबाद, बिदार, बीजापुर, गोलकोंडा, और मार दिए। राम राय जो कि डिप्लोमेट थे, राम राय डिप्लोमेट किसके थे? तुलुवा डायनेस्टी के, तुलुवा डायनेस्टी के थे, क्योंकि उससे उन्हीं की डिप्लोमेसी जो थी उसी के कारण क्या होता था, ये आपस में पांचों को मिलने ही नहीं देते थे। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करते हैं, अराबिदु डायनेस्टी, कोई काम का नहीं। तिरुमल राय, ए ब्रदर ऑफ राम राजा, जो कि डिप्लोमेट थे, उनको लगा यार अपने भाई का बदला तो लेंगे ना। उन्होंने सदाशिव राय, क्योंकि ये तो डिप्लोमेट थे ना, डिप्लोमेट खुद राज नहीं ना कर सकते, वो किसी राजा के नाम पे ही राज कर रहा था, सदाशिव राय के नाम पे राज कर रहा था। और लेकिन उन्होंने सोचा कि यार रीस्टोर फिर से करते विजयनगर एम्पायर को, इसलिए उन्होंने अपना कैपिटल भी शिफ्ट कर दिया, क्योंकि जो मेन कैपिटल था वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो उन्होंने कैपिटल चेंज किया पेनुगोंडा में। पेनुगोंडा जो मैंने दिखाया था, पेनुगोंडा फिगर में, पेनुगोंडा इस फिगर में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना कैपिटल चेंज किया। हाँ, लेकिन इससे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ा। उसके बाद एम्पायर धीरे धीरे लिंग्विस्टिक सेक्शन में डिवाइड हो गई और धीरे धीरे श्रंक कर दिया, और अराबिदु डायनेस्टी भी धीरे धीरे एंड हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जो थी ना, वो सिस्टम में कुछ बनी थी। जैसे नयानकार सिस्टम था, वो स्पेशल फीचर था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, मेन सेंटर उसका प्रोविंस है बहुत ज़्यादा। उसके बाद अनायंगर सिस्टम था, अयांगर सिस्टम था, वो विलेज के लिए था, स्पेशल विलेज फॉर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ बॉडी थी, जैसे एक बॉडी में 12 फंक्शनरीज है, सबने अपना अपना काम बांट लिया। क्लियर है ना? उसके बाद देखो, दे वेयर ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड। इनको जो विलेज वाले फंक्शनरीज है उसको उनको टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था कि आप लैंड ले लीजिए, आप खेती कीजिएगा, इस पर कोई टैक्स नहीं दीजिएगा, और ये आप अपने जनरेशन टू जनरेशन देते रहिएगा अपने। म्याम्स उसको बोलते हैं, मन्याम्स। क्लियर है ना? उसका तब विजयनगर में जो इवन जो गोल्ड कॉइन भी लॉन्च किया, इवन उन्होंने कॉपर कॉइन भी लॉन्च किया, सिल्वर कॉइन भी लॉन्च किया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि विजयनगर एम्पायर में जो तार वर्ड है, तार वर्ड किसके लिए है? तो सिल्वर कॉइन के लिए। जीटल तो आप बता सकते हो, क्योंकि जीटल बहुत जगह पे कॉपर के लिए यूज हुआ है। देखो, जो गोल्ड कॉइन थे उसको बोलते हैं बरहा या पगोरा, बरहा या पगोरा बोलते हैं गोल्ड कॉइन को। द पेट्रा वॉज हाफ ऑफ बरहा। जो पेट्रा मतलब एक गोल्ड कॉइन है, मान लो 1 रुपये का गोल्ड कॉइन है, तो जो पेट्रा होगा वो 50 पैसे का होगा, है ना? और जो फनाम होगा 1/10 ऑफ पेट्रा होगा। 1/10 50 का 1/10 कितना होगा? 5 पैसा होगा। यानी 1 रुपया है बरहा या पगोरा, पेट्रा है 50 पैसा, फनाम है 5 पैसा। क्लियर है ना? और जितने भी गोल्ड कॉइन थे जरूरी नहीं पूरे प्योर हो, एलॉय मिक्स्ड होता था। तार को सिल्वर कॉइन और जीतल को कॉपर कॉइन बोलते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करें तो मैंने बताया ना कि विलेज था, प्रोविंस था। तो विलेज को जो प्रोविंस था, प्रोविंस के हेड को बोलते थे मंडलेश्वर। डिस्ट्रिक्ट के हेड को बोलते थे नादु प्रभु, क्योंकि नादु बोलते थे ना डिस्ट्रिक्ट को। ग्राम को बोलते थे गौड़ा। क्लियर है ना? अब छोटा सा टॉपिक है इसमें, सोसाइटी कर ही लेते हैं। इट इज ओनली ऐसा मात्र एम्पायर था मिडाइवल इंडिया की जिन्होंने वुमेन को बैटल में रखा था, वुमेन को स्टेट सर्विस में, वुमेन को मतलब कितना आगे का सोच रख रहे थे। हम अभी तक बात करते हैं ऐसे चीज़ें की। तो और विप्रुलु ब्राह्मण्स, राजुका जो होते थे क्षत्रिय होते, ये सब पोस्ट है। जैसे राजुका पोस्ट किसके लिए है? क्षत्रिय से पढ़ते थे। नलाब जाति वरु, ये शूद्र होते थे।
मतलब ये जो एक कास्ट है, और कास्ट को क्या बोलते थे? विप्रलु ब्राह्मण को बोलते थे, राजुलु बोलते थे क्षत्रिय को, विप्रा विनोदिन्स बोलते थे आर्टिजन को, कैकोलाज बोलते थे वीवर को, शाहंगम बोलते थे सती को, बेसाबरा बोलते थे फोर्स लेबर को। क्लियर है ना? तो आपसे सिंपल पूछ सकता है बेसाबरा जो वर्ड था विजयनगर एम्पायर में वो किसके लिए यूज होता था। क्लियर है ना? आर्किटेक्चर की बात बोलते थे, इनका जो आर्किटेक्चर है प्रोविदा स्टाइल था, नया स्टाइल है बिल्कुल। द लार्ज नंबर ऑफ प्रोमिनेंट पिलर एंड पाइस सम ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर था। हॉर्स बहुत प्रोमिनेंट था, बहुत कॉमन एलिमेंट था, क्योंकि हॉर्स बहुत लड़ाई लड़ते थे। एक इम्पॉर्टेंट फीचर था मंडप। मंडप होता क्या एक्चुअली? ये पिलर होते हैं, जैसे पिलर है दोनों साइड से, और इसके ऊपर छत टाइप का स्टैब्लिश कर दिया, ताकि आप यहाँ पे भगवान है, यहाँ से आप जा रहे हो, यहाँ पे बैठ भी रहे हो, यहाँ पे पूरा अगर भीड़ ज़्यादा है तो यहाँ पे ही बैठ सकते हो, भगवान से इससे होकर जाके मिल रहे हो। तो मंडप होते थे, ओपन पवेलियन बोल दिया ना, दोनों तरफ से पिलर या देख सकते हो आराम से। रेज प्लेटफॉर्म होते हैं, सिटिंग डिटीज एंड अमन श्राइन, मतलब डिटीज के बैठने, यहाँ पे डिटीज बैठती है, और अमन श्राइन भी बोलते हैं, जहाँ पे भगवान रहते हैं उनको अमन श्राइन भी बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट टेम्पल कौन है? विठल स्वामी, मैंने बता दिया। हजरत रामा टेम्पल एट हम्पी, मतलब जो विठल स्वामी है ना, हजरत रामा टेम्पल है, ये दोनों कहाँ पे? हम्पी में है। उसके बाद चिदम्बरम में 2 टेम्पल हैं, ताडापत्री और पार्वती टेम्पल। ताडापत्री और पार्वती टेम्पल कहाँ पे? चिदम्बरम में। तो हम्पी में भी 2 टेम्पल है, कौन कौन? विठल स्वामी और हजरत राम टेम्पल। और चिदम्बरम में 2 टेम्पल है, कौन कौन है? ताडापत्री और पार्वती टेम्पल। उसके बाद कांचीपुरम में भी टेम्पल है, वराद्र राजा और एकम बद्रनाथ टेम्पल। ठीक है ना? विजयनगर एम्पायर रूल्स स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइबिंग द स्टोरी ऑफ द रामायण एंड महाभारत ऑन द वॉल्स ऑफ द वेरियस टेम्पल। ऑब्वियसली जो ही रामायण और महाभारत की स्टोरी है, उन्होंने टेम्पल के वॉल पे इंस्क्राइब करना स्टार्ट किया, कि लिखना स्टार्ट किया, ताकि उन लोगों के पास और ज़्यादा पहुँचे। विठल स्वामी एंड हजरत रामा टेम्पल इज आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ आर्ट, क्योंकि ये दोनों टेम्पल कहाँ पे? हम्पी में। तो हम्पी में बहुत ज़्यादा टेम्पल है, हम्पी में बहुत ज़्यादा टेम्पल है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऐहोल में बहुत ज़्यादा टेम्पल है, ऐहोल को सिटी ऑफ टेम्पल बोला जाता है। यही है। तो इस वीडियो में हमारा कंप्लीट हो गया पूरा विजयनगर एम्पायर, थोड़ा टाइम लगा है बस, बट कंप्लीट हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच।